हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में न्यूटन्स के लॉ पे क्वेश्चन कर रहे थे। इस पे कुछ क्वेश्चन कौन से उसका किया था? हाँ, एलिवेटर लिफ्ट का, और उसके बाद एलिवेटर के क्वेश्चंस और अपरेंट वेट, ये वाला क्वेश्चन किए थे ना। इस पे प्रॉब्लम हॉर्स और कार्ट का प्रॉब्लम किए थे। आज हम देखेंगे। हाँ, अब देखो, आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या वो लिखते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम states that when no external force act on the several interacting bodies, act on the external force act on the several interacting system of bodies, interacting system of bodies तो conservation of linear momentum state that when no external force act on the several interacting system of bodies, total momentum linear momentum कर सकते हैं। total linear momentum of system is conserved and total momentum is equal to the vector sum of linear momentum of individual bodies। ये क्या बोलता है? इंडिविजुअल बॉडी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो उस पूरे बॉडी सिस्टम ऑफ बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो कई सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं और इसमें सबका मास है, सब किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यदि इस पे कोई वेलोसिटी नहीं लग रही है, इस पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पूरे सिस्टम ऑफ बॉडीज के टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और जो टोटल मोमेंटम होगा वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम का, मतलब सब का इंडिविजुअल मोमेंटम का सम कर लोगे, उसके बराबर उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक, चलो इसको मैथमेटिकली लिख दे रहा हूँ। हमेशा जब तक उस पर एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यदि फोर्स लगेगा तभी मोमेंटम में चेंज आएगा, फोर्स लगेगा ही नहीं तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। सम कांस्टेंट होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सम टोटल लीनियर मोमेंटम जो भी रहेगा वो कांस्टेंट आएगा, चेंज उसमें नहीं आएगा। पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बिना फोर्स के तो वो जीरो हो जाएगा ना। क्या जीरो होगा? जब फोर्स लगेगा नहीं तो एक्सीलरेशन जीरो। अरे तो कहाँ एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ला दिए, जिसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो गया। यहाँ क्या करूँ, जब कोई सिस्टम उनपे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना तब उनका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। जब फोर्स लगेगा नहीं तो उनका एक्सेलरेशन आएगा नहीं, एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ इसका मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं। और यही बात कही रहा है कि टोटल मोमेंटम उनका कांस्टेंट आएगा, टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक,
इफ लिख लो इसका स्टेटमेंट, इफ m1 m2 m3 mn be the mass of n particles and v1 v2 v3 vn be their respective masses, their respective velocity, their respective velocity, इनके रेस्पेक्टिव क्या है, वेलोसिटीज है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इनका तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोला है कि टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम मान लेते हैं v इज इक्वल टू p1 प्लस p2, p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे pn तक जाएगा, pn तक इनके लीनियर मोमेंटम का सम। अब p1 p2 क्या होगा, m1 v1 क्या आएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर और प्लस mn vn वेक्टर, ये आ गया। तो इनका टोटल मोमेंटम। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही ना कह रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा जब उस पर कोई फोर्स ना लगे। देखो तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ऊपर हटा दे, ऊपर हटा रहे हैं। देखो according to Newton's second law, according to Newton's second law of motion क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, यही ना। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ये है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन लीनियर रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। जीरो नहीं बोलेंगे, कंजर्व का मतलब जो भी है वो उतना ही रहेगा। ठीक, अब देखो इसका मतलब यदि फोर्स जीरो हो गया, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया फोर्स, इसका मतलब कि dp बाई dt जीरो, dp बाई dt जीरो। तो जब किसी डिफरेंशिएशन, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव, जब किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, वो फंक्शन कांस्टेंट है, या d बाई डी टी। और ये यहाँ वेक्टर p है, वेक्टर p की वैल्यू आप टोटल लीनियर मोमेंटम लिख सकते हो, p1 p2 और प्लस pn और इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टाइम के साथ उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो ये इसका डेरिवेटिव जीरो आया। इसका मतलब हुआ कि p1 प्लस p2 और प्लस p3 प्लस pn इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा तभी तो इसका डेरिवेटिव जीरो हुआ। तो हो गया, यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या नहीं, कांस्टेंट होगा, ठीक लिखे। फिर जीरो कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू कोई होगी, और तुम एकदम जीरो कर दे रहे हो। जीरो भी है कोई वैल्यू, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जीरो ही होगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिक्स वैल्यू होगी कुछ। और जीरो बोल रहा हूँ, ये गलत है ना। चलो कुछ भी फिक्स कर दो, फिक्स का मतलब कि अब जरूरी नहीं कि तुम जीरो ही कर दोगे ना। इधर देखो, अब है अगला टॉपिक, ये तो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एब्सेंस, इसका मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल नेट या सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉडीज विल बी कांस्टेंट, यही था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके हम इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये 9th में शायद हुआ था, ठीक। तो डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चलो करते हैं। डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन
derivation of conservation of linear momentum from Newton's third law. सर इस थर्ड लॉ से आएगा? हाँ आएगा, काहे नहीं आएगा? और किसी से नहीं आएगा ना? देखो इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब एक्शन रिएक्शन, हमको दो बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है? एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रहा है एफ बी ए, ठीक? फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, और बॉडी बी ए पे फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ठीक? अब देखो इनका मास कुछ न कुछ होगा, इनका मास हम m1 m2 मान लेते हैं, ठीक? इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक? अब देखो इनिशियली मान लेते हैं इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, ठीक? तो पहले लिख दो कुछ, इफ m1 m2 be the mass of body A and B respectively, and u1 and u2 be their initial velocities, ठीक? इनिशियल वेलोसिटीज हैं, u1 u2 इनके इनिशियल वेलोसिटीज हैं। अब मान लेते हैं u1 और u2 वेलोसिटी से आ रहे थे और इनका कोलिजन किसी टाइम t के बाद हुआ। कोलिजन के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है वो v1 और v2 एंड आफ्टर कोलिजन v1 and v2 v1 and v2 are their final velocities। ये सब आता है ना सर? प्रूफ करने की। फाइनल वेलोसिटीज, ये क्या है? उनके फाइनल वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन। तो हम इसको किसके मदद से, इसकी मदद से प्रूफ करेंगे, पहले न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके, है ना? कोलिजन हुआ, इसका मतलब कोलिजन हुआ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे या कोलिड करेंगे, तो पहले इनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं। इनिशियल टोटल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल अगर टोटल मोमेंटम की बात करें तो इसका क्या होगा? m1 u1 और प्लस m2 u2। लेकिन आफ्टर कोलिजन उनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? टोटल आफ्टर कोलिजन टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? पी एफ से इसको डिनोट करते हैं। पी आई इनिशियल देखा था तो पी एफ तो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2, है ना? ये आ गया फाइनल। इसको इस साथ में लिख दिया क्योंकि अभी इन सब का यूज है ना, इसलिए। अब हम ऊपर हटाना चाहते हैं। अब हमको क्या करना है? न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो कैसे? कल अभी इसके बारे में लिखा था कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसके कारण इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, और बॉडी भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इसके कारण इस पे इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो एफ ए बी हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए बी क्या है? फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। तो ए पे लग रहा है बी के कारण, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज किस में आएगा? ए में आएगा ना? बी में कहीं फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ये हुआ ना? तो ए पे बी के बाद उसकी भी तो चेंज होगी ना? अरे तो अभी उसको लिख रहे हैं, पहले ये वाला फोर्स किसके द्वारा? इसके कारण लगा है ना? उसके कारण लग रहा है। लेकिन सर मान लीजिए मैं तेज से जा रहा हूँ, किसी ने ठोक दिया तो अगले का भी चेंज होगा, मैं ठोकने के बाद मेरी हाँ आ रहा वो फोर्स वो भी लगाया है,
वो कहाँ जाएगा? ये फोर्स इसीलिए तो लगाया है क्योंकि उसके मोमेंटम में उतना ही इम्पार्ट कर देगा। ठीक, तो पहले ये वाला फोर्स देखो, ये फोर्स लगा है इस बॉडी बी के द्वारा ए पे, तो ये वाला फोर्स जो है इसके मोमेंटम में चेंज लाएगा ना, तो इसका मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? डी पी ए बाई डी टी। ठीक, ऐसे ही ये फोर्स लगा है बॉडी बी पे ड्यू टू ए, इसका मतलब ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसके मोमेंटम में चेंज। तो आ जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी, ये आएगा डी पी बी बाई डी टी, ये आएगा। अब देखो ऊपर हटा दे, हाँ सर। इसको अभी इनिशियल फाइंड देखो। अब न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन। दो बॉडी एक दूसरे पे, यदि एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करेगा, दूसरा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये बात समझ में आया? अब इन दोनों इक्वेशन किसके बराबर क्या है? ये है, इसके बराबर यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा? डी पी ए अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस डी पी बी अपान डी टी। इसको हटा दें, तो इसको माइनस से इधर लाएंगे तो आएगा डी पी ए अपान डी टी प्लस डी पी बी अपान डी टी इज इक्वल टू 0। चलो देखो इधर, स्कूल में देखो तो ये क्या आ गया? इसको इधर ला दिया, प्लस में आ गया। अब यहाँ भी क्या काम करेंगे? डी डी टी और पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर वही बात आया कि अगर किसी के चेंज इन मोमेंटम, कोई मोमेंटम ये कांस्टेंट कोई फंक्शन होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज जो होता है वो 0 आता है। इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट। ये पी ए प्लस पी बी दोनों का मोमेंटम का सम क्या है? कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम। सर ऊपर लिखे कहाँ? हाँ, तो लेकिन ये अभी इसकी मदद से ये लाया हूँ ना। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, इसका मतलब जो भी इसमें चेंज आएगा वो कांस्टेंट आएगा। टोटल मोमेंटम में जो भी आएगा वो चेंज 0 आएगा, क्योंकि ये इनका सम ऑफ मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज क्या आएगा? 0। जब कांस्टेंट है तो चेंज आएगा ही नहीं। ठीक, तो अब देखो क्या आएगा। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ इसका मोमेंटम, इसका मतलब इनका दोनों का सम का लीनियर इनिशियल मोमेंटम दोनों का इक्वल टू दोनों का फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, तभी तो ये कांस्टेंट आया है। अरे यार, ये कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका मतलब सम ऑफ मोमेंटम दोनों का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होगा, तभी तो चेंज 0 आएगा, या तभी तो इसका मतलब मानेंगे कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब? मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम वो दोनों सेम है, तभी कहेंगे कांस्टेंट हमेशा आ रहा है। ठीक, इसका मतलब मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, या इसकी लैंग्वेज पे ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम 0 है, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, सम ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 है। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो इसी स्टेटमेंट से आप ये लिख सकते हो कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी, डायरेक्ट वो लिख सकते हो। और यहाँ से अगर लिखना चाहते हो ये कांस्टेंट मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 है, ये भी लिख सकते हो। दैट इज, या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज टोटल change in momentum, total change in momentum of system of two bodies is 0, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम 0 है, तभी तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज मोमेंटम, अगर फर्स्ट बॉडी में चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
ये या तो फाइनल और इनिशियल हम अलग से इसीलिए निकाल दिए थे। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यही तो बात हुआ। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब ये आ गया पी आई इज इक्वल टू पी एफ, माइनस तो चला गया। और पी आई क्या लिखे थे बोलो, पी आई क्या लिखे थे, अभी अभी लिखा था ना, इसको हटा रहा हूँ। पी आई लिखा था M1U1, हाँ M1U1 प्लस M2U2 ये था इज इक्वल टू, और पी एफ फाइनल मोमेंटम M1V1 और प्लस M2V2 हो गया। और यही तो हमको प्रूव करना था, टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? ये वाला एग्जांपल, ये वाला का है। कौन वाला? ये एफ ए बी इक्वल टू माइनस है ये। हाँ तो वहीं से तो पहुंचा सेकंड लॉ लगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डी पी ए बाई डी टी, या बी ए इज इक्वल टू माइनस डी पी, दोनों का जब इक्वल किया तभी तो ये बात पता चली कि ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम 0 है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम माइनस टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। जब इनको इक्वेट किया तो फाइनल और इनिशियल, इसलिए हमको पहले लिख दिए थे कि क्या आने वाला है फाइनल इनिशियल। समझ में आया? यही है, ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। नहीं एक और है क्या, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं हो गया यही, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा इसी का उल्टा है कि अब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज करके न्यूटन्स थर्ड लॉ लाना। तो जैसे वहां से यहाँ पहुंचे वैसे यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। तो इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, इसको छोड़ दे रहा हूँ, कर लेना वैसे, क्योंकि अभी क्या था, थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव किया। अब इसमें कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूव यूज करके थर्ड लॉ लाओ। तो यही करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी 0 कांस्टेंट, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम 0, चेंज इन मोमेंटम 0 तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, इसलिए लगने वाला फोर्स फाइनल और इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं, फाइनल और इनिशियल बराबर होगा तब ना उसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम 0। तो फाइनल के लिए लिख दोगे ये, इनिशियल के लिए ये, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका एक एप्लीकेशन है, फ्रैक्शनल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला है रिकॉइल ऑफ गन, ये वाला मोमेंट दिखाते हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन, इसका फर्स्ट है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, देखो गन का रिकॉइल का मतलब, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है जब गन से बुलेट छूटती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन उस पे भी मोमेंटम गन पे लगाएगा अपना, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट करने के लिए। तो रिकॉइल का मतलब गन जो है पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी से जाएगी, तो वही रिकॉइल ऑफ गन, या इसको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक। तो हम बना देते हैं, ठीक है ये मान लो, ठीक। अब यहां से बुलेट छूटती है, ये है। अब इसका क्या होगा रिकॉइल, इसका मतलब मान लेते हैं एम जो है मास ऑफ बुलेट है, क्या बुलेट, कैपिटल एम मास ऑफ गन, हाँ गन, और जिस वेलोसिटी से बुलेट जा रही है वो v दिया हुआ है, स्मॉल v, ठीक, v वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जिस वेलोसिटी से जा रही है, और v रिकॉइल वेलोसिटी, कैपिटल v लिखा हूं यहां पे ध्यान रखना, v रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इतना बात समझ में आया? दोनों में अच्छा एक बड़ा भी
वी कैपिटल वी इसीलिए नहीं तो यहाँ स्मॉल यू कर दूं क्या? अरे V1 V2 कर दीजिए। चाहे जो है कैपिटल वी में हाँ, लिख दो। ठीक। कैपिटल वी लिखा हूँ, वी वेलोसिटी लिखा हूँ यहाँ ना, तो इससे इंडिकेट हो रहा है, इसीलिए तो लिखा गया। अब देखो, अच्छा इनिशियली इनकी वेलोसिटीज क्या थे? जीरो दोनों का, क्योंकि इनिशियली दोनों रुके हुए थे, बुलेट भी गन भी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 मान लेते हैं। u1 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गोली। बुलेट, और गन की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u2 मान ले रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बंदूक गन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक ठीक, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम, इसके सिस्टम में कितने पार्टिकल बॉडीज हैं? 2, एक गन और एक बुलेट। जैसे पहले जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इन सबका पहले जो मोमेंटम था वो 0 था। हाँ, फाइनल भी 0 आएगा, सम फाइनल मोमेंटम 0 आएगा। कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गोली चली तो कुछ तो वेलोसिटी हुई ना। तो इसकी वेलोसिटी हुई तो उसी मोमेंटम को तो इधर कंजर्व किया, तभी तो ये पीछे की तरफ गई। हाँ, वो पीछे गए, वो आगे गया। हिला लिए। नहीं, हिला नहीं। हाँ, ऐसा उसने टच नहीं किया। ठीक है। देखो, तो ये समझ में आया। अब क्या है? लॉ ऑफ अकॉर्डिंग बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट। इसका मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यहाँ बता रहे थे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या होगा? पहले बुलेट का लिखेंगे तो मास m1 इंटू u1 और प्लस मास m2 गन का और u2 इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मास m1 फाइनल वेलोसिटी बुलेट का v है, प्लस मास m2 गन का फाइनल वेलोसिटी गन का v है। ठीक, अच्छा u1 और u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स एंड गन्स रेस्पेक्टिवली, और ये दोनों क्या हैं? 0। इसका मतलब इसकी इक्वल क्या आ गया? 0। ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? 0। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना है? हम इसको कैपिटल M माने थे ना, इसको कैपिटल पूरा 0 होगा। हाँ, तो ये 0 है ना, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करता है इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, और ये 0 है तो ये भी दोनों सम, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये 0 तो ये 0 नहीं होगा। अच्छा, जब इसको 0 करेंगे हाँ। तो हमको निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी v, तो m v यहीं रहने देते हैं कैपिटल में, माइनस m, तो m1 रखो ना, m1 था, ये m था, तो आ जाएगा m इंटू वी, और कैपिटल M का डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, m बाई v स्मॉल v, ये आ गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये देख रहे हो निगेटिव में, निगेटिव डायरेक्शन शो करता है कि अगर बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन का जो रिकॉइल वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये निगेटिव बताता है। अब इसीलिए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इधर मोमेंटम दिया बड़ा इसके की मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गन, गन। गन इस वेलोसिटी से जाएगी, और ये बहुत कम, ज्यादा वेलोसिटी है नहीं। ठीक हो गया ये, अपॉन में भी v है बड़का वाला, और ये गलत, ये कैपिटल M है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, M का स्मॉल मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे कैपिटल M, और वैसे उतार लिए, छाप लिए ना भाई ये मैं अभी में कहा, इसीलिए मैंने सोचा v एक बार फिर एक बार v। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। सही है, हमको लगता है मजा आएगा। देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल है, तो कह रहा है कि वही कह रहा है कि जब बुलेट को फायर किया जाता है तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में झटका महसूस होता है, जो भी बुलेट फायर करता है गन से, तो ये इसी रिकॉइल ऑफ गन, और इसीलिए सोल्जर पे रख के, या देखते हो AK-47 जो होता है, AK-47 वो यहाँ पे रख के चलाते हैं, या कोई सपोर्ट लेके चलाते हैं, देखते हो ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ऐसे दबाते हैं और तब जाके लगाते हैं, क्योंकि हाँ, तो उसको मजबूती से पकड़ना पड़ता है, ये इतना सिंपल नहीं कि ऐसे लेके तक 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 कर दिए, ऐसे नहीं है। ठीक, दूसरा इसका है कि दूसरा कि जब मैं बिना गोली बंदूक, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल रिकॉइल ऑफ गन, सेकंड एग्जांपल है
व्हेन अ मैन जंप आउट ऑफ बोट, जब व्यक्ति जो है बोट से जंप करता है तो वो बिना पहले अपने बोट को जो मूर होता है, मूर को लगाने से पहले वो जंप नहीं करता। तो मैं बता रहा हूँ मैन जंपिंग आउट ऑफ, मैन जंपिंग आउट ऑफ बोट। देखो किनारे पे जब ये बोट लाता है ना आदमी, तो क्या करता है, पहले इसको यहाँ से एक मूर रहता है, मूर मतलब खूंटा किनारे, इसको रस्सी से बांध देता है। हाँ, बांधने के बाद ये फिर जंप करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जब जंप करेगा तो कुछ उसका व्यक्ति का कुछ मास है और वेलोसिटी है, इसका मतलब कुछ मोमेंटम से आएगा, इसका मतलब उतना ही मोमेंटम इसमें एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये इससे बांधा नहीं रहेगा तो अगर इतने मोमेंटम से आएगा उतना ही मोमेंटम इधर देगा, तो ये बोट जो है आगे पानी में अंदर जा सकती है। ठीक, तो उसको दिक्कत होगी फिर दोबारा बोट पकड़ने में। यही रीजन है, तो वो जंप करने से पहले इससे बांध देता है। ठीक, तो ये पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, ये समझ गए ना कंडीशन। अगला देखो, जंपिंग आउट ऑफ बोट, रीजन यही है। अगला इसमें एग्जांपल है कि एस्ट्रोनॉट ओपन स्पेस में, ठीक है। हाँ देखो, स्पेस ओपन, जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं थर्ड, इसका मैं पूरा स्टेटमेंट लिख के समझा दे रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है? When an astronaut in open space who wants to return to the spaceship throw some object in the direction opposite to the direction of the motion of the spaceship. इसको लिखना तो मुश्किल है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पेसशिप है उनका, मान लेता हूँ ऐसे है, और इसमें जो भी लगा होगा फैन जो भी उनका व्हील जो भी लगा हो वो लगा दे। स्पेसशिप का हम ये है। अब यदि वो स्पेस में है, यहाँ पे ठीक स्पेस में है, व्यक्ति स्पेस में है, वो यहाँ से इसमें आना चाहता है, जंप करना चाहता है, मतलब कि लौटने के लिए। अभी तो ये स्पेसशिप से गया तो फिर यहाँ उतरा, जो भी उसका रिसर्च है वो किया। उसके बाद यदि ये फिर से इसमें आना चाहता है, वो आएगा कैसे जानते हो? कोई ऑब्जेक्ट लिया रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को तेजी से इधर डायरेक्शन में फेंकेगा। कोई ऑब्जेक्ट भारी सा लिया रहेगा और तेजी से ऐसे फेंकेगा। जब हाई स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को फेंकेगा, उसका मास है और उसका मोमेंटम, वेलोसिटी आ जाएगा। हाई स्पीड से फेंकेगा, इसका मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। उसका मोमेंटम में जो चेंज आएगा उतना ये गेन कर लेगा, और अब इसका बॉडी इधर इसमें आ जाएगा, वो आके इसमें बैठ जाएगा, वरना नहीं बैठने में उसको मुश्किल होगी। मतलब आसानी से ऐसे नहीं। कहाँ पे होता है ये? स्पेसशिप में जब वो लौट के आने लगते हैं तब ऐसा करते हैं इसमें बैठने के लिए, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी है 0 और वहां पे उनकी बॉडी पे पूरा तैरता रहता है, तो वो आसानी से थोड़ी ना ऐसे आ जाएंगे। फोर्स तो अब अर्थ तो है नहीं कि ऐसे चल के अर्थ पे फोर्स लगा के वो आ जाएंगे। बोले यहाँ तैर रहे हैं ना स्पेस में, और ये भी तैर रहा है, और यहाँ से यहाँ आएंगे कैसे? वाटर तो है नहीं कि हम जान रहे हैं क्या होगा, एयर नहीं है कि ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे, या वाटर नहीं है कि तैरते हुए आ जाएंगे। पहली बात इनका वो ही नहीं है, तैर रहे हैं, पैर ऊपर कहीं है, हाथ नीचे, इस तरह से है। तो इनको जो है इसमें आने के लिए पहले देखते हैं स्पेसशिप किधर है और हमको किधर जाना। जैसे स्पेसशिप इधर है ना, कैलकुलेशन करते होंगे कि हम कितना बढ़ाएंगे तो कितनी दूर जाएंगे। नहीं तो उस हिसाब से फेंकते हैं ना कि इतना ऑब्जेक्ट, मतलब अपने बॉडी के बराबर का वेट या उसके कंपैरिजन में इतना वेट लेते हैं कि इतना मोमेंटम देने पे हमारे बॉडी का वेट, वो तो पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ पे बिना ऐसे इंजीनियर लोग जाते हैं, उनको पता रहता है कि कितना मोमेंटम हम उस बॉडी को देंगे तो वो उतना मोमेंटम हमको वो इम्पार्ट करेगा। अब उस मोमेंटम से बॉडी को इधर थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो उतना मोमेंटम इसके बॉडी को इसमें इम्पार्ट करेगा, तो वो आके इसमें बैठ जाएंगे। समझ में आया? ये है रीजन। आया कि नहीं आया? उतना बॉडी ऐसे तेजी से फेंकेंगे उतना ही मोमेंटम बॉडी इनको इम्पार्ट कर देगा, जिस वेलोसिटी से या मोमेंटम से जाएगा आगे, और उतना ही बॉडी से ये झट से इसमें आके बैठ जाएंगे। इस तरह से वापस लौटने का बड़ा ये उसको रॉकेट वाला एग्जांपल भी तो कर सकते हैं। रॉकेट में तो फ्यूल होता है, फ्यूल क्या करता है? फ्यूल जलता है। देखो उतना मोमेंटम से निकाला, तुम भी ये करो तो तुम भी उड़ जाओगे। दूसरा देखो, ठीक है, रॉकेट वाला आ गया। रॉकेट वाले में क्या केस होता है? ये होता है ना, ये होता है रॉकेट। तो इस तरह से फ्यूल वो पीछे की तरफ इस तरह से फ्यूल, रॉकेट वाला केस भी देख सकते हो। ठीक, तो रॉकेट वाला केस क्या होता है? यहाँ पे फ्यूल, हाँ जो ये आप इससे पहले एस्ट्रोनॉट वाला बताए हैं, लेकिन सर अगर कोई व्यक्ति मून पे रहेगा तो मून पे तो चल सकता है।
तो मून पे चल सकता है, तो मून तो नहीं, स्पेसशिप में है तो अच्छा, वो ऐसे जो खाली स्पेस हाँ स्पेस में है, हाँ। स्पेस स्टेशन में जो लोग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल जल रहा है और फ्यूल तेजी से, उसका जो फ्यूल जल रहा है वो तेजी से बाहर की तरफ वो मोमेंटम हाई स्पीड से एक्सक्रेट कर रहा है। तो इसका क्या है, जितना मोमेंटम पीछे है उतना मोमेंटम इसको, अरे बंदूक गोली वाला केस समझो, जैसे गोली आगे गई उतना मोमेंटम गन को दे दिया, इम्पार्ट कर दिया, वैसे ये फ्यूल जल के पीछे की तरफ जब जितना मोमेंटम हाई स्पीड से आ रहा है, वो जितना हाई स्पीड से ये पीछे जाएगा उतना ही हाई स्पीड इसको इम्पार्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है रॉकेट के केस में। फ्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है फ्यूल, और फ्यूल जितनी तेजी से जल के नीचे की तरफ आएगा उसका क्या बोलते हैं हम, धुआं, और उतने आगे से ये उस वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। फ्यूल की जगह हम कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नीचे ही तो फेंकना है। नीचे फेंकना तो कैसे फेंकोगे, मान लीजिए हाई स्पीड कंप्रेस करके एयर रख लें, एयर को कंप्रेस करके नीचे फेंके तब भी तो उड़ सकता है। तो वहां स्पेस में जाने के बाद एयर के क्या मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ग्रेविटी नहीं है, एयर का मॉलिक्यूल्स कैसे वो होंगे, हाई स्पीड से इनको देना रहता है। और पहली बात तो इनको चलाने के लिए, यहाँ पे जलाने के लिए ईंधन की जरूरत है ना, और ईंधन उतनी तेजी से इम्पार्ट करेगा मोमेंटम, तब ये आगे जाएगा, समझे। हाँ तुम्हारा कहना सही है कि कोई चीज नीचे की तरफ, लेकिन जब फेंकना ही नीचे है। हाँ तो क्या एयर कह रहे हो, एयर कहाँ बनेगा यहाँ पे, कैसे एयर बनेगा? नहीं सर, फ्यूल भी कहाँ बनेगा, फ्यूल पहले फ्यूल तो देना रहता है ना, फ्यूल जलता है, वो तो पीछे की तरफ भागता सर है। एयर ऐसे भर लेंगे कोई भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और उसको कंप्रेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको पीछे की तरफ धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए तो कुछ तो मशीन होना चाहिए। सर उसको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में भर देंगे। इतना तो पता ही है सर कि अगर कोई भी चीज़ रहता है, जैसे एलपीजी लाते हैं तो उस सिलेंडर में रहता नहीं है, कंप्रेस के फॉर्म में भी थोड़ा डाल दीजिए खींच के, तो हो सकता है उतनी वेलोसिटी न दे पाए इसको, उतनी वेलोसिटी न दे पाए जिसका उतना जरूरत है, उसका एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है, उसको बाहर जाना रहता है ग्रेविटी से। या बैलून वाला तो देखिए, बैलून वाला केस वही नहीं होता बैलून वाला ही है तो बोल रहा ना, हूँ। बैलून वाला केस ऐसे ही नहीं होता, बैलून को उसमें हाँ, हवा उसके भर अंदर के, कंप्रेस रहती है। हाँ हवा भर के इसको पूरा छोड़ दो, हवा जिस डायरेक्शन में निकलती है देख तो बैलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाँ, भागता है तेजी से ना, तो वो केस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उतना स्पीड इसको मिल जाए जिससे कि आगे की तरफ बढ़ सके, समझ में आ। एयर के केस में बैलून में दिख रहा है हमको, लेकिन वो केस इसमें नहीं हो सकता, नहीं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, हो जाता है। और वैसे हल्की गैस इसमें हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन का लिक्विड का ही यूज किया जा रहा है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, बैलून में हीलियम है, हीलियम से भारी होता है, पेट्रोल का यूज नहीं। हीलियम से हल्का होता है हाइड्रोजन, हीलियम से हल्का हाइड्रोजन का ईंधन होता है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के लिक्विड के फॉर्म में ईंधन का यूज किया जाता है इसमें। नाइट्रोजन भी जलता है क्या? नाइट्रोजन का लिक्विड का फॉर्म में यूज किया नाइट्रोजन तो जाता है, सर नहीं मिला के यूज किया जाता है, बर्निंग गैसेस है नहीं सर। नहीं है तो कह रहे हैं मिला के यूज किया हाइड्रोजन के साथ ना, उनके लिक्विड के फॉर्म में। ये रॉकेट वाला केस हो गया। अगला देखो, तो यही होता है रॉकेट एंड जेट प्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये समझा दिया ठीक। अगला एक्सप्लोजन, बम का फटना, एक्सप्लोजन ऑफ बम देख लो, फोर्थ वाला एक्सप्लोजन ऑफ बम। बम में कैसा होता है देखो, बम ऐसे है मान लो, ये है, अब ये इग्नाइट हुआ, टेम्परेचर इसका कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर होगा, इसमें बारूद वारूद जो भरा है उसका कुछ ना कुछ इग्निशन, जब ये इग्नाइट करेगा तो इनिशियल इसका मोमेंटम क्या है इस बॉडी का, जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। इसका मतलब जब ये इग्नाइट करेगा जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे मूव करेंगे हाई स्पीड से, नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए फास्ट लास्ट में, जीरो। अगर सारे के सारे बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो नेट मोमेंटम जीरो होगा, कहाँ होगा, सारे बॉडी एक डायरेक्शन में चले जाएंगे तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा, नहीं होता, कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। इसका मतलब जब ये फटता है ना, इसके कुछ पार्टिकल इधर, 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 इसलिए क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नेट मोमेंटम इनको जीरो करना रहता है। नेट मोमेंटम इनिशियल में जीरो है, फाइनल में भी नेट मोमेंटम जीरो, तो सब बॉडी का अगर मोमेंटम जोड़ोगे तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है तो इतना इधर भी तो आ रहा है, इतना इधर जा रहा है तो कुछ मोमेंटम इधर भी देगा, इस डायरेक्शन के हाँ चारों डायरेक्शन में ये फटता है, बम जब फटता है तो चारों डायरेक्शन में तबाही मचाता है, ये नहीं कि केवल एक डायरेक्शन में फोड़ देगा या एक डायरेक्शन में तबाही मचाएगा। रीजन यही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि इनिशियल मोमेंटम नेट जीरो है और फाइनल भी जीरो करने के लिए हर डायरेक्शन में बॉडी का जो इसका पार्ट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो हर डायरेक्शन में बिखर जाएगा टूट के। ह्यूमन ट्रस्ट वाला एग्जांपल नहीं दिया था, मोटू पर जो देख रहा था उसमें मोटू से देता है, उसके पीछे से दुश्मनी बस करो, ठीक है, चलो चलो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। डाकू को मारता है, ताव बैठा देता है, सीधे ऊपर पहुंच जाता है डायरेक्ट।
शांत रहो, इधर देखो, एक क्वेश्चन देख लो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। इसमें सेरोडम एग्जाम्पल नंबर 23 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रैगमेंट ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:3। तो 1 किलोग्राम का मास है, कोई बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम का है, ठीक, कहीं पे रेस्ट में था, पहले 1 किलोग्राम का मास है, ये रेस्ट में था। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। उसके बाद जब ये एक्सप्लोड करती है, एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रैगमेंटेड, 3 तरह, जब ये एक्सप्लोड करती है, ब्रेक करती है 3 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट का मास का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 1:3, 1:3। इस तरह से इनका क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है 1:3। The two pieces of equal masses fly up perpendicular to each other। अच्छा, जो इक्वल मास के ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई ऑफ करते हैं, यही कह रहा है। तो टू पीसेस हो गए दोनों, बता रहे हैं, 2 pieces of equal mass fly up perpendicular to each other, ठीक है। दोनों, अब ऐसा समझो कि यदि एक इधर जाएगा तो एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर, अगर ये m1 है तो दूसरा ये m2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा है दोनों 90 डिग्री पे फ्लाई ऑफ करते हैं। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच। अच्छा, इसकी भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है ना। अच्छा, थर्ड वाले के बारे में क्या कहा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द मास थीटा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट, जो सबसे भारी वाला फ्रैगमेंट है, इसका वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या होगा? चलो, अच्छा ये बता सकते हो तीसरी बॉडी का वेलोसिटी किधर होगा? बताओ, वेक्टर पढ़े होगे तो बहुत आसानी से बता दोगे। तो वेक्टर का वो क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। हाँ, तो बताओ किधर होगा? तीसरी वाली का तीसरा जो बॉडी होगा m3, उसका एक्सप्लोजन किस डायरेक्शन में होगा? बोलो। वो सर जी इसके डायगोनल। किसके डायगोनल? दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में, इधर या इधर? सर जी इस तरफ हो गया। देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, यही तो मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ, हम नेट पूछे ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। इसका मतलब जो तीसरा होगा, मोमेंटम 0 करने के लिए तीसरे को इधर भागना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों कैंसिल आउट होकर नेट मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम इनिशियली क्या था? 0, और 0 करने के लिए हर डायरेक्शन में जो होना चाहिए। अगर नेट मोमेंटम इधर, इन दोनों के कारण नेट मोमेंटम इधर आ रहा है, तो उतना ही मोमेंटम तीसरी बॉडी के कारण इधर होना चाहिए, तभी तो नेट मोमेंटम 0 आएगा। इसका मतलब तीसरी बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सप्लोड करना चाहिए। और कह रहा है कितना वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी पता किया जा सकता है। चलो देखो, तो ये एंगल कितना होगा? 45। इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट? यार क्रॉस डॉट का कहाँ कॉन्सेप्ट आ गया? ये देखो, रिजोल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इसको, जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा v1 cos 45, नहीं आया? रिजॉल्व वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़े हो ना? सर पढ़े, लेकिन एक जगह पे दिया था कि मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस और 2 cos ab अंडर रूट में था। सर ये किसका फॉर्मूला है? अंडर तो a डॉट b का, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत है? वो सब डॉट प्रोडक्ट है ही नहीं। इससे पहले वाले बहुत यहाँ अब इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका भी कंपोनेंट आएगा v2 cos 45, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बता रहा हूँ, v1 sin 45, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। और इसका कंपोनेंट इधर आएगा v2 sin 45। अब ये बताओ, ये दोनों कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और यही इसके बराबर होगा, तभी तो नेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो बस लगा दो, आंसर आ जाएगा। और क्या, इसको x मान लो, m1 x, ये x मान लो, x मान लो, ये 3x मास है, यही ना। चलो, तो अकॉर्डिंग बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? नेट मोमेंटम इनिशियली क्या था टोटल बॉडी का? 0। नेट मोमेंटम 0 इनिशियल था, या ऐसे चलो एक बार लिख दो, इनिशियल टोटल मोमेंटम, फाइनल। इनिशियल टोटल मोमेंटम, बॉडी रुकी हुई थी, एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। फाइनल मोमेंटम, अब फाइनल कौन सा? ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा ये। तो ये अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। इसका वेलोसिटी हम v3 मान ले रहे हैं, यही पूछा है ना।
तो ये डायरेक्शन, तो इसका क्या होगा, m1 इंटू वी वन कॉस 45, m1 इंटू वी वन कॉस 45, और ये प्लस m2 इंटू वी टू कॉस 45, ये तो आ गया इन दोनों का। और उसके बाद ये है ये डायरेक्शन में, इसको क्या लेंगे निगेटिव में, m3 इंटू वी थ्री, इसमें तो कोई है नहीं, ये तो इसी डायरेक्शन में लेंगे, है ना। चलो देखो, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू m1 कितना दिया है, वह x, तो x मान लेंगे। v1 कितना दिया हुआ है, v1 कितना दिया, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिया था ना, ये देखो 30 दोनों दिया है, तो आएगा 30 cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस m2 ये भी x ही है, v2 ये भी 30 है, cos 45 1/√2 माइनस m3 3x है, कितना है 3x, v3 निकालना है इज इक्वल टू 0। बोलो ये 0 के बराबर है, यही रख दिया हूँ, ये 0 है यहाँ रख दिया। अब देखो x सबसे कॉमन कर लो, x कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ बचा 30/√2 30/√2 60/√2, और ये माइनस में इधर जाएगा 3v3, 3 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 20, और √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे 10√2, v3 की वैल्यू आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। इसकी वेलोसिटी तीसरी का क्या होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। मतलब कि आप कह सकते हो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया। यही करना है ना, यही पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ, यही पूछा था ना, हाँ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर, ठीक है, हैवियर फ्रेगमेंट का वेलोसिटी लिया गया। हाँ क्या हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, एक और आईआईटी में, आईआईटी वाला करो तो एकदम ऐसे ही है, हटा रहे हैं पीछे, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं नहीं तब आईआईटी होता था, बहुत पहले का आया हुआ है, बहुत पहले का क्वेश्चन, अब पता नहीं लिखिए तब आईआईटी होती थी सन 72 में। देखो एग्जाम्पल नंबर 24, तब तो सर ऐसे नहीं हाँ एग्जाम्पल नंबर 24, ये क्या कह रहा है, a disc of mass 10 gram is kept floating horizontally by a throwing 10 marbles per second against it। वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक डिस्क है, 10 ग्राम का डिस्क है, ठीक है, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम है, इसको फ्लोट किया जा रहा है, कैसे जानते हो, वहां से कुछ छोटे छोटे गोली फेंक के, कैसे क्या कह रहा है, kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below। इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ लो, फिगर बना दीजिए। हाँ हाँ समझा रहा हूँ, ये डिस्क है, हाँ, और इसको हाँ सीढ़ी, हाँ डिस्क, वही हाँ, डिस्क है। अब इसको यहाँ पे हवा में तैराया जा रहा है, कैसे, बाई मार्बल को इस पे मार के, ऐसे इस पे लगातार मार्बल मारा जा रहा है, कितने मार्बल, 10 मार्बल पर सेकेंड, 10 मार्बल पर सेकेंड, ठीक। इस तरह से ये इस पे तैर ही रहा है। अरे ऐसे समझो, कैसे करूं, ये है जैसे ये बुक है ना, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, देखो इधर ये बुक है, इसको छोड़ दिया, लेकिन इस पे लगातार ऐसे 10 मार्बल इस पे मारते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इनका सारा मोमेंटम इस पे इम्पार्ट होगा और ये तैरता रहेगा, इस पे रुका रहेगा। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, 10 मार्बल पर सेकंड के रेट से इसको यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है सेकंड अगेंस्ट इट फ्रॉम द बिलो से, इफ द मास ऑफ ईच मार्बल इज 5। अच्छा मार्बल का जो मास दिया हुआ है m1 वो 5 ग्राम दिया है, मास ऑफ मार्बल, ये ग्राम है जी मत समझ लेना, ठीक। तो ये क्या है, मास ऑफ मार्बल, मास ऑफ ईच मार्बल, ठीक, ईच मार्बल, हर मार्बल का मास इतना है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच द मार्बल्स आर स्ट्राइकिंग। अच्छा इसकी वेलोसिटी पूछा, इसके वेलोसिटी v1 मान ले रहा हूँ, और यही पूछ रहा है किस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि स्ट्राइकिंग द डिस्क, एज्यूम दैट द मार्बल स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली। ये मानना है कि मार्बल नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्क ऐसे इसको जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे मार रहे हैं, हाँ ठीक। उसके बाद कह रहा है स्ट्राइक द डिस्क नॉर्मली एंड रीबाउंड
डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, और जो मार्बल रिबाउंड कर रहा है डाउनवर्ड वो सेम स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका बस। क्वेश्चन तो अच्छा है, समझ में नहीं अब देखो क्या होगा, ये डिस्क है, ठीक, डिस्क का मास दिया है 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम। इसका मतलब कुछ तो खेला है। तो जब ये मार्बल इस पे मारे जाएंगे 10 मार्बल पर सेकेंड, इसका मतलब जब इनका मोमेंटम लोगे, एक का मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा बोलो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड वो क्या है? फोर्स, फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। इंपल्स। हाँ इम्पल्सिव फोर्स ना, फोर्स ऑफ इम्पल्स जिसको बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम ही ना होता है। हाँ इंपल्स। हाँ तो वही कह रहे हैं, इम्पल्स फोर्स, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड तो वो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। अच्छा देखो इसका मास है, इसका मास कैपिटल एम से दिखा देते हैं, मोमेंटम पर या एम देखें, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड स्क्वायर फोर्स होता है। पर सेकंड स्क्वायर कहाँ बोल दिया। चलो इधर देखो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही फोर्स होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन ही एकदम डीपी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ हो। इस पे देखो मास है तो इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ नीचे की तरफ mg इस पे लगेगा। अच्छा इसी मास को, इसी वेट को तो ये बैलेंस कर रहा है। हाँ। और ये कौन सा बैलेंस फोर्स करेगा, ये एक फोर्स है ना, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। इसका मतलब ऊपर की तरफ इम्पल्सिव फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, मार्बल के द्वारा। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये क्या करेगा, रुका हुआ रहेगा। बात खत्म। हाँ करिए बात खत्म। तो ये आ जाएगा इम्पल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू mg, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, एक बॉडी का आएगा मोमेंटम m इनटू इसका वेलोसिटी तो पूछा ही है, n बॉडी का 10 मार्बल है पर सेकंड फेंका गया, तो पर सेकंड टाइम से ऑलरेडी डिवाइड है, इसका मतलब टाइम से डिवाइड है तो चेंज इन मोमेंटम पहले क्या है देखो, तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ये देखो इसमें क्वेश्चन में एक बात बोला है, जब मार्बल गया फिर सेम स्पीड से लौट के आया, उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। जब गया सेम, देखो आया इधर सेम। मैं समझा रहा हूँ, मार्बल एक गया विद वेलोसिटी v1 से, और उसी सेम वेलोसिटी v1 से लौट के आ गया। हाँ। तो इसका मास अगर एक का m1 है, इसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम बताओ, m1 चेंज इन मोमेंटम सर 0, फिर 0 कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हाँ था पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। कई 2 क्वेश्चन इसके पीछे बता चुका हूँ कि जब टकरा के लौट मैं आता ऐड कर है। रहा था तो आप कहे दोनों 0 होता है, इससे पहले वाले। चलो इधर देखो, अगर ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे होगा हाँ नेगेटिव, इससे पहले वाले ठीक है रुको, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है तो माइनस m1 v1, ठीक, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ वो m1 v1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -2 m1 v1, ये 2 गुना हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, और वहां पे पूरा सम ऑफ मोमेंटम था, तो इनको अब देखो -2, और ये माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ मोमेंटम है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ये वाला फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो mg। हाँ अब देखो रुको, इसमें मैंने चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव माना, हाँ ठीक है, तो mg नीचे की तरफ है तो mg को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ये चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पे भी 10 मार्बल पर सेकेंड, ये एक मार्बल का है तो 10 मार्बल का कितना होगा, हाँ अरे तो एक मार्बल का ये निकला, 10 मार्बल का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू 10 मार्बल, 10 मार्बल्स, ये क्या आएगा 10 2 20, 20 m1 v1 बोलो। अब ये चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन 10 मार्बल पर सेकेंड के रेट से, इसका मतलब अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। 10 मार्बल पर सेकेंड फेंक रहा है, तो यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि 10 न्यूटन हो सकता है, लिख सकते हैं। क्यों, ये 10 मार्बल पे 1 सेकंड में 10 मार्बल मारा जा रहा है, तो ये 10 मार्बल का है, इसका मतलब 1 सेकंड में इतना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, यही ना मतलब 1 सेकंड में आ रहा है, 1 सेकंड। तो इसका मतलब इसको हम यही लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू 10 मार्बल, ये पर सेकंड, या चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ये क्या आता है, इंपल्सिव फोर्स, बस समझ में आए। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड
तो ये कितना आ गया, यही आएगा -20m1v1। अब देखो, और चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है, फोर्स, और फोर्स कौन सा इसके बराबर होगा? न्यूटन। क्या न्यूटन? न्यूटन तो न्यूटन उसकी यूनिट होता है, न्यूटन न्यूटन चिल्लाए पड़े हो। हाँ। न्यूटन उसकी यूनिट होती है ना सर फोर्स की। न्यूटन में ही होगा ना। तो ये इसके बराबर इक्वल टू फोर्स, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये निगेटिव में निगेटिव होना, नीचे की तरफ डायरेक्शन में, नीचे की इसके डायरेक्शन में लेंगे तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, -mg, क्योंकि ये निगेटिव है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल। हमको निकालना है वेलोसिटी, v1 यही लिख दो, और mg/m1 × 20। m की मतलब, m का वाला मास ऑफ मार्बल कितना दिया था, 5 ग्राम, 5 लिख दो, g की वैल्यू 10 लिख दो, सीधा 9.8 क्या जरूरत है, 20 इंटू m1 की वैल्यू, m1 क्या था, मास ऑफ डिस्क था, ये आ गया 10 ग्राम, 10 से 10 कैंसिल, 5 4 जा 20, इसकी वेलोसिटी होगी 0.5 20, कितना आएगा, 5 4 जा 0.25, 0.25 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा इसकी वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड, हो गया, यही आंसर है 0.25, ठीक है। ये तो सब का हो गया ना, 10 एक हाँ। सेकंड के लिए 10 का होगा, क्या मतलब 10 का एक साथ होगा। नहीं, एक का वेलोसिटी है, एक साथ कैसे, हम एक का माने थे ना, हाँ। इसीलिए तो नहीं, 10 यहाँ का पे आप 10 का मल्टीप्लाई किए थे ना। अरे यार 10 का मल्टीप्लाई किया तो एक का पहले यहाँ निकाला ना, m1v1 कहाँ, इसके पहले निकाला था m1v1, हाँ। एक का निकाला, फिर 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 2 जा 20 हो गया। हाँ। एक के मोमेंटम में चेंज इतना है, 10 के मोमेंटम में चेंज इतना है, तो ये v1 केवल निकला, तो v1 हम एक का माने थे, यहाँ पे एक का है, अच्छा। ये एक का वेलोसिटी ऑफ मार्बल ही पूछा था। अरे मतलब सबका इतना ही होगा। हाँ, सबका इतना होगा, वो 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब इसमें कुछ अच्छा नहीं बचा हुआ है करना है। कोई रस नहीं। अब रॉकेट वाला है नहीं, रॉकेट वाला अभी नहीं बताऊंगा, बाद में टाइम मिलेगा तो तुम पढ़ लेना, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रॉकेट वाला हुआ, बैलून वाला जो कह रहे हैं ना, बैलून वाला क्वेश्चन है, चाहे तो कर सकते हो। अब आएगा इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट, यही बचा हुआ है, हो जाएगा मतलब अगले 2 इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा ये चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा इस हफ्ते में। मोटू का